हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था 5। तो 5 चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी कुछ टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। आज हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। सभी बच्चे क्लास के अंदर आ जाइए भाई। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, जिसका नाम था आपका क्लाउड सिक्योरिटी। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी क्या होता है एंड इसके कौन कौन से चैलेंजेस हैं, यहां तक मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज क्या होते हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट और आपका लास्ट टॉपिक रहेगा लीगल इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कौन कौन से लीगल इश्यू होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मनी गुड इवनिंग। मनी गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए सभी स्टूडेंट आ जाइए अभी क्लास के अंदर, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर केवल आपके 2 चैप्टर्स बचेंगे। इन 2 चैप्टर के बाद आपका क्लाउड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट आ जाइए क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीगल इश्यूज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऐसे कौन कौन से आपके लीगल इश्यू हो सकते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो डेटा प्राइवेसी इशू, ठीक है। डेटा प्राइवेसी इशू, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जब भी हम क्लाउड से कोई भी एक्चुअल में हम सर्विस परचेज कर लेते हैं। अच्छा लक्ष्य, हेलो सर, ठीक है। चलिए भाई इस पॉइंट को समझिएगा। डेटा प्राइवेसी इशू क्या होता है कि हम एक्चुअल में जब भी क्लाउड के ऊपर ना डेटा अपना स्टोर कर देते हैं। अब डेटा जो हमने अपना सारा का सारा हमने क्या कर दिया, क्लाउड के ऊपर जब हमने सारा डेटा अपना स्टोर कर दिया, तो जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है एक्चुअल में कभी कभी क्या करते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से निकाले क्या है, उसको वहां पर मार्केट में जाके उसको वो सेल कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम क्लाउड के ऊपर डेटा अपना सेव करते हैं तो हमेशा हमें अपने डेटा की प्राइवेसी का इशू हमें डायरेक्टली दिखाई देता है, ठीक है। जब डेटा क्लाउड पर स्टोर होता है तो उसे सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई कंपनियां यूजर का डेटा बिना उसकी अनुमति के किसी तीसरे यानी कि थर्ड पार्टी को बेच सकती हैं, ठीक है। कैसे आपका प्राइवेसी इशू है, जो आपके क्लाउड प्रोवाइडर रहते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं, आपके पर्सनल डेटा को आपको यहां से एक्सेस कर लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, किसी को थर्ड पार्टी को जाकर कर देते हैं, वहां पर सेल कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे ना फेसबुक और गूगल, ठीक है। फेसबुक एंड गूगल पर क्या है, ऐसे आपके काफी सारे पहले से ही केस चल रहे हैं जिन्होंने क्या किया, उनका यूजर का डेटा एक्चुअल में मार्केट में सेल करने का वहां पर ट्राई किया है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गूगल का भी इनकॉग्निटो मोड वाला, ठीक है, कि जैसे आपका इनकॉग्निटो मोड के अंदर यदि आप कोई भी चीज देखते हैं तो एक्चुअल में वहां पर आपको ऐसे बताया गया था कि आपकी ये भी हिस्ट्री होगी वो एक्चुअल में शो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद अभी देखा गया कि जो यूजर है सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड मतलब गूगल के पास थी, जितनी भी आप इनकॉग्निटो मोड ओपन करके आप जो भी हिस्ट्री करते हैं सारी सारी गूगल के पास वो सेव थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जब भी हम क्लाउड के ऊपर डेटा सेव करते हैं ना, तो हमें प्राइवेसी इशू हमारा हमेशा बना रहता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा डेटा क्या कर ले, वहां पर मिस यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका डेटा लोकेशन इशू। अब डेटा लोकेशन इशू का मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो डेटा है ना, जो हम क्लाउड पर स्टोर करते हैं, ऐसा नहीं है वो केवल क्या है एक कंट्री के अंदर लिमिटेड है, नहीं। जो आपका डेटा क्या है डिफरेंट कंट्री में क्या है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, यानी कि जो आपके डेटा होगा ना उसके अलग अलग सर्वर बनाए गए होंगे सभी देशों में अलग अलग, ठीक है। ऐसा होगा जो हमारी इंडिया की पॉलिसीज हैं वो अलग होगी, हमारी इंडिया की पॉलिसीज अलग हैं, इसी तरीके से अमेरिका की पॉलिसीज अलग हैं, इस तरीके से यूरोप की पॉलिसीज क्या है आपकी अलग अलग है, ठीक है। जब वहां पर उनके डेटा की पॉलिसीज क्या है अलग अलग है, तो जो डेटा हमारा वहां पर उनके क्लाउड पे क्या होगा एक्चुअल में स्टोर होगा वहां पर उनकी लोकेशन पे, ठीक है। हो सकता है कि वे जो कंट्रीज हैं वो क्या 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 कर सकें, जैसे आपके जो डेटा है उसको एक्सेस करने की वहां से परमिशन ले लें, ठीक है। इस टाइप का इशू भी आपको वहां पर दिखाई देता है, यानी कि लोकेशन का इशू भी हमें पास रहता है कि क्लाउड पर किस देश पे डेटा स्टोर है एक्चुअल में ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। अब जिस देश के अंदर भी आपका एक्चुअल में जो डेटा क्लाउड पर स्टोर होगा वहां पर उसी देश के क्या होंगे रूल्स फॉलो होंगे। यदि सपोज कीजिए इंडिया के अंदर क्लाउड का सर्वर यदि स्टैब्लिश है तो यहाँ पर इंडिया वाले रूल अप्लाई होंगे। यदि वही सर्वर क्या है आपके अमेरिका में स्टैब्लिश है तो वहां पर अमेरिका वाले रूल्स क्या होंगे वहां पर अप्लाई होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं कि जैसे भारत का डेटा यदि अमेरिका के सर्वर पर स्टोर है तो उस पर अमेरिकी कानून लागू होंगे, जिससे क्या है जो इंडियन कंपनी है उनको क्या है काफी दिक्कतें का वहां पर सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट एक्सेस एंड इंटरवेंशन इश्यूज, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सेस जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जो आपका डेटा है ना, डेटा जो है आपका अलग अलग कंट्रीज के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर क्या है, उन्होंने परमिशन चाहिए होती है कि क्लाउड पर यदि क्लाउड का डेटा है उसको क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, जैसे हम किसकी बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में क्या है, एक क्लाउड एक्ट है। क्या है, एक क्लाउड एक्ट है जिसके जरिए क्या कर सकता है, जो अमेरिका है, ठीक है, तो आपको क्लाउड पर डेटा क्या कर सकता है, उसको डायरेक्टली वो एक्सेस कर सकता है। इट्स मीन्स अब यदि इंडिया वाली कंपनी, इंडिया की कंपनी है, उसने अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर किया है, लेकिन उसको जो डेटा स्टोर है ना, एक्चुअल में वो अमेरिका वाले सर्वर पर जाके स्टोर हुआ है, ठीक है। वहां पर जो अमेरिका की पॉलिसी है पहले से ही उन्होंने बता दिया कि हम क्या है, यूजर का डेटा यहाँ पर सीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का इशू भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, किसका, गवर्नमेंट्स के इशू भी वहां पर हमको दिखाई देते हैं जब भी हम क्लाउड के ऊपर अपने डेटा को सेव करते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, आईपीआर जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, आपने सुना भी होगा, जिसे कहते हैं ना एक तरीके से ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज आपकी है, कोई चीज आपकी है और उस चीज को आपकी बिना परमिशन के क्या कर दिया जाए, उसे मार्केट में सेल कर दिया जाए, तो उस पर क्या होगा, आप आईपीआर के में वहां पर आप केस दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। आईपीआर का मतलब क्या है कि आप इस बात को क्लाउड में कैसे समझेंगे, मान लीजिए क्लाउड पे आपने जो डेटा स्टोर किया हुआ है, क्लाउड पे जो आपने डेटा शेयर किया हुआ है, तो क्लाउड प्रोवाइडर आपके बिना अनुमति के, आपकी बिना अनुमति के आपके डेटा क्या करते हैं, मार्केट में जाके सेल करते हैं, तो आप उसमें क्या है, वहां पर आप आईपीआर दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। आईपीआर क्या रहता है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, यानी कि जो चीज आपकी है ना, वो एक्चुअल में आपकी है भाई। जब डेटा मैंने क्लाउड पे स्टोर कर रखा है और मैं स्टोरेज के एक्शन में उसको पे भी कर रहा हूं, तो बिना मेरी परमिशन के वो मेरे डेटा को किस तरीके से वहां पर सेल कर सकता है, नहीं कर सकता ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईपीआर क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई पेंटर है, ठीक है, क्या है, कोई आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट ने क्या किया, कोई अपने एक डिजिटल आर्ट बनाकर, उसने एक डिजिटल आर्ट बनाई, उसने क्लाउड पर जाके क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया, और क्लाउड प्रोवाइडर ने बिना उसकी परमिशन के उस आर्ट को जाके सेल कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, वहां पर उल्लंघन कर दिया, किसका, आपके आईपीआर का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एसएलए, ठीक है। एसएलए मैंने आपको बताया था, एक क्या है आपका, सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, लेकिन ये किस किस के बीच में होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। जब भी आपका एसएलए होगा, किसकी, दो पार्टीज के बीच में होगा। पहला तो आप खुद जो आप क्लाउड से सर्विस ले रहे हैं, और दूसरा प्रोवाइडर जो आपको सर्विस दे रहा है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक्चुअल में एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। उस एग्रीमेंट के अंदर सारी चीजें लिखी जाती हैं कि एक्चुअल में आपने क्लाउड से किस टाइप की सर्विस एक्चुअल में आपने परचेज करी है। अगर आपने वो सर्विस परचेज करी है, तो वो सर्विस आपके लिए कितने टाइम के लिए अवेलेबल रहने वाली है, यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपके एसएलए डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे एसएलए क्या है, एसएलए क्या है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, आपके सर्विस प्रोवाइडर एंड यूजर के बीच में, ठीक है। जहां पर जो भी आपकी सर्विसेज, आपकी सर्विस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, वो आपको वहां पर डिटेल में डिस्क्राइब करी जाती हैं कि आपको क्या सर्विस दी जाएगी, क्या सर्विस नहीं दी जाएगी। अगर जो आपने सर्विस वहां से परचेज की है, अगर वो सर्विस आपको ठीक से नहीं मिल पाती है, तो क्लाउड प्रोवाइडर तो आपको पेनल्टी के रूप में क्या चीज देगा, क्या चीज नहीं देगा, सारी की सारी आपके एसएलए डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक्चुअल में वहां पर लिखी जाती है। तो ये कुछ लीगल इश्यूज थे, ये कुछ लीगल इश्यूज थे किसके अंदर, क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बताइए भाई, सभी को समझ में आ गया, मनी आपको समझ में आ गया, बताइए जरा। चलिए, यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू के बारे में हम यहां पर अब देखेंगे। अब एक्चुअल में डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू के बारे में हमें क्या क्यों पढ़ना है, क्योंकि भाई जब भी हम क्लाउड के ऊपर ना अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपना क्लाउड के ऊपर डेटा स्टोर कर रहे हैं और जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से एक्चुअल में हमने सर्विस परचेज करी है, अगर इसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, अगर उसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, इट्स मींस क्या है, उसे कोई भी हैकर क्या आसानी से उसको हैक कर सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन क्या कर सकता है, हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये नुकसान किसके लिए, ये तो हमारे लिए है ना। तो इसलिए हमारे क्लाउड की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा सही होनी चाहिए। इसी तरीके से प्राइवेसी इशू, अब सारा डेटा हम क्या करते हैं क्लाउड पे, जितना भी हमारा सारा का सारा डेटा रहता है, हम एक्चुअल में उस डेटा को कहां पर स्टोर करते हैं, क्लाउड पे हमने स्टोर कर दिया। वो जो सारा का सारा डेटा है, आप उसे इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ठीक है कि डेटा हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये बात ठीक है, ठीक है। तो वहां पर हमें डिफरेंट टाइप के इशू देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं कि जैसे आपने वहां पर सही से प्रोटेक्शन नहीं लगाया, पासवर्ड प्रोटेक्शन आपका अच्छा नहीं है,
ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी आपका यूजर क्या है, आपके डेटा को, अकाउंट को वहां पर जल्दी से एक्सेस कर लेगा, वहां पर आपके डेटा को हैक कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कुछ मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कौन कौन से आपके डेटा सिक्योरिटी इश्यूज है, एंड इसके बाद मैं बताऊंगा आपको प्राइवेसी इश्यूज। दोनों टाइप्स मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, आज के समय में क्लाउड कंप्यूटिंग एक आपकी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। इसमें डेटा और एप्लीकेशन को किसी भी लोकल कंप्यूटर या फिर सर्वर पर स्टोर करने के बजाय क्या कर सकते हैं, उसे इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से आपके सर्विसेज है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, AWS है। ठीक है, ये सब क्या है एक्चुअल में, ये तो क्या है सर्विसेज। जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ड्रॉपबॉक्स हो गया। ठीक है, अब सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, जैसे आपका AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ये सभी कौन है, आपके प्रोवाइडर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी इशू। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी इशू को ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट, डेटा सिक्योरिटी को ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अगर आप जो डेटा आप क्लाउड पर स्टोर कर रहे हैं, अगर वहां पर क्लाउड प्रोवाइडर की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, तो आपके डेटा को किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा उसको चुराया जा सकता है और उसका मिसयूज करा जा सकता है। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विस परचेज करेंगे, तो एक्चुअल में जो आपका एसएलए डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके अंदर एक्चुअल में लिखा होता है कि एक्चुअल में वो किस टाइप की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वहां पर आपको सिक्योरिटी का जरूर ध्यान रखना। जब भी आप किसी सर्विस को परचेज करेंगे, फर्स्ट क्या है, सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी जरूर चेक करनी है, क्योंकि चाहे मेरे लिए चाहे फिर किसी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वो क्या होती है, उस कंपनी का डेटा। अगर वही कंपनी का डेटा क्या है, किसी गलत व्यक्ति के हाथों में लग जाता है, तो वो क्या करेगा, उसका मिसयूज करेगा। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी का मतलब है क्लाउड पे किए गए डेटा की चोरी, हैकिंग और अनावश्यक यानी कि क्या है, आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना, जिससे क्या कर सकें, हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकें। अब क्लाउड प्रोवाइडर जैसे गूगल, अमेजोन, ठीक है, अपने सर्वर पर यूजर का डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन अगर उनकी सिक्योरिटी में कोई भी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, क्या कर सकते हैं, वहां पर सारा का सारा डेटा क्या हो सकता है, यूजर का लीक हो सकता है। तो मैं फिर से आपको बताता हूं, जब भी आप क्लाउड से कोई भी सर्विस परचेज करेंगे, जब भी आप क्लाउड से किसी भी सर्विस को परचेज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्विस उस प्रोवाइडर से लेनी जहां पर क्या हो, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिक्योरिटी इश्यू की बात करते हैं। ठीक है, आपका इसके लिए कौन कौन से आप सेफ्टी मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं भाई, जो भी आपका डेटा है ना, आप उसे एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर चेंज कर लीजिए। एक अपने जो आपका डेटा है ना, आप डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर चेंज कर दीजिए जिसे क्या है, किसी यदि थर्ड पर्सन ने या फिर किसी हैकर ने आपके डेटा को एक्चुअल में क्या कर लिया है, हैक भी कर लिया है, आपके डेटा को एक्सेस भी कर लिया है, तो क्या ना कर सके, उस कोड को डिकोड ना कर सके। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनक्रिप्शन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए कि जैसे आपने लिखा है अंकित, क्या लिखा है आपने, अंकित। अब अंकित पे आप क्या करेंगे, यहां पर इनक्रिप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम से क्या करेंगे आप, यहां पर इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का आप यूज करेंगे। और इस टेक्स्ट को आप किस तरीके चेंज कर देंगे, कुछ इस तरीके से आपने चेंज कर दिया, हैज ग्रेड 1 2 3 9 4। एक्चुअल में आपने क्या किया, जो आपका एक्चुअल डेटा था, आपने उसके ऊपर इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स लगाई और अपने डेटा को आपने एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर चेंज कर दिया जिसे क्या है, रीड करना आसान नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेटा इनक्रिप्शन कहते हैं। जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है, आपका एंड टू एंड क्या है, आपको इनक्रिप्शन आपको वहां पर वो प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या यूज कर सकते हैं और सिक्योरिटीज के लिए, हम मल्टी फैक्टर। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने आपको कल भी बताया था। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि ऐसा नहीं है केवल आपने क्या कर दिया, एक आपने पासवर्ड सेंड कर दिया। ठीक है, आपने पासवर्ड सेव कर लिया कि आप अपने पासवर्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लाउड के सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे, उसमें मल्टी फैक्टर लगाएंगे। यानी कि पासवर्ड यदि किसी व्यक्ति को पता भी है ना, अगर किसी व्यक्ति को पासवर्ड भी पता है ना, तो वो हमारे अकाउंट को तभी एक्सेस कर सकता है। पासवर्ड के साथ क्या डालना पड़ेगा, उसको बाद में एक ओटीपी भी डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या डालना पड़ेगा, एक ओटीपी भी डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर सकता है, वो हमारे डेटा को वहां पर वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। या फिर पासवर्ड के साथ क्या होगा, आपको फिंगरप्रिंट की भी क्या होगी, नीड होगी, तभी कर सकते हैं आप क्लाउड से जो भी आपकी सर्विस आपने परचेज की है, वहां पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
सिर्फ पासवर्ड रखना सुरक्षित नहीं है, इसके लिए आपका ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट या फिर ऑथेंटिकेशन ऐप जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहां पर आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जो क्लाउड प्रोवाइडर क्या करेगा, आपकी सिक्योरिटी वहां पर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मींस कभी कभी ऐसा होता है कि हम मजे मजे में करते हैं कि भाई मैंने क्लाउड की सर्विस ले रखी है, ठीक है, मैंने कोई क्लाउड की सर्विस ले रखी है और आपने कहा अपने दोस्त से भाई तू भी देखेगा किस तरीके से, ले मेरा पासवर्ड लॉग इन करके देख ले, ठीक है, ठीक है, आज आपने उसको अपने 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 मन से दिखाया, ठीक है, आज आपने अपने दोस्त से कहा कि मजे में, ठीक है भाई तू भी देख ले, तो ठीक है, आपके दोस्त ने देख लिया, बात ठीक है, लेकिन क्या कर सकता है वो, उसका मिस यूज कर सकता है। अगर वो सेकंड टाइम कभी उसको लॉगिन करना चाहे, अगर वो सेकंड टाइम कभी उसको लॉगिन करना चाहे तो तभी लॉगिन कर पाए कि उसको पासवर्ड तो मेरा पता है, पासवर्ड तो उसको मेरा पता है, लेकिन क्या होना चाहिए वहां पर ओटीपी जैसी सुविधा भी होनी चाहिए कि भाई पासवर्ड किसी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तभी लॉगिन कर सकते हैं जब मेरे पास क्या होगा, जब मैं ओटीपी मेरे पास आएगा मैं आपको बताऊंगा, तभी आप कर सकते हैं वहां पर मेरे जो भी मैंने सर्विस परचेज की है वहां पर आप उसको व्यू कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज अपनाएं। ठीक है ना, अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल पासवर्ड बना दिया, ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा, ज्यादातर मैं भी स्टूडेंट्स की बात करूं, आप में से यदि जितने भी स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं ना, उसमें से मैं कह सकता हूं कि अभी भी 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पासवर्ड कुछ इस तरीके से होगा, समझिएगा कैसे, कि मान लीजिए आपका नाम है रोहित, आपका नाम है रोहित, तो पता हम पासवर्ड कैसे लिखते हैं, या तो हम लिखते हैं रोहित, रोहित का आर कैपिटल, ROHIT, उसके बाद यहाँ पर @ सिंबल लगा देंगे, इसके बाद 1 2 3, इस तरीके से हम अपना पासवर्ड बना लेते हैं। या फिर इसके बाद इसके अलावा हम क्या करते हैं भाई, हम लिख देते हैं यहाँ पर रोहित, क्या लिखते हैं रोहित, एंड इसके बाद @ और अपने मोबाइल नंबर के कोई 3 या फिर 4 डिजिट हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, जैसे 8218, ठीक है, या फिर इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से लिखेंगे रोहित रोहित @ इसके बाद लास्ट में आपने 6973, आपने क्या किया, या तो हम नॉर्मली इसी तरीके से हम पासवर्ड को सेट करते हैं। अभी भी देखिएगा आपने अपने मोबाइल या फिर जीमेल है ना, आपने अपने जीमेल का पासवर्ड कुछ इसी तरीके से क्रिएट कर रखा होगा कि पहले आपका नाम होगा एंड नाम के बाद आपने @ सिंबल लगा के, या तो कोई डिजिट आपने सेलेक्ट कर रखी 1 2 3 4 5, या फिर आपने अपने मोबाइल नंबर के 4 डिजिट डाल रखी होंगी जो भी आपकी होंगे, या फिर लास्ट के डिजिट डाल रखी होंगी। तो जब भी आप क्लाउड से किसी सर्विस का परचेज कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। अब देखिए इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आपको क्या चेंज करना होगा, ठीक है, आप इस पासवर्ड को कुछ इस तरीके से तो बना सकते हैं भाई, समझिए किस तरीके से बना सकते हैं। आर आप यहां पर लिखिए रोहित, पहले आप लिखिए RO, आपने लिख दिया RO, इसके बाद आप इसके यहाँ पर हैज, ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद कुछ नंबर ले लीजिए 1 2 3 एंड इसके बाद HIT, ठीक है, इसके बाद 4 5, ठीक है। देखिए अब इस टाइप का जो आपने पासवर्ड बनाया, अब इस टाइप का पासवर्ड जो बनाया, किसी को आसानी से उसको समझ पाना कि हाँ एक्चुअल में इस तरीके के कोई व्यक्ति पासवर्ड के बारे में सोच सकता है, इसको क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम। अब मान लीजिए कोई अच्छे लेवल का हैकर है, वो तो क्या कर लेगा, इसको भी हैक कर लेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप पासवर्ड बनाएंगे ना, तो क्या आप क्या करेंगे, आप एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। आपको नॉर्मल इन टाइप के पासवर्ड नहीं बनाने कि इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का वहां पर आपको यूज करना है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं एक्चुअल में आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सिक्योरिटी अपडेट्स एंड फायरवॉल, ठीक है। अब आपने क्लाउड से कोई भी सर्विस आपने परचेज कर रखी है, आपने क्लाउड से कोई भी सर्विस एक्चुअल में आपने परचेज कर रखी है, ठीक है, आपने सर्विस आपने परचेज कर ली, अच्छी बात है, ठीक है भाई, हाँ मुझे नीड थी, मैंने सर्विस वहां से परचेज कर ली। अब वहां पे मेरे जितने भी वहां पर मुझे एक्चुअल में अपडेट दिए जा रहे हैं, उन चीजों को मैं अपडेट भी तो करूंगा। अगर मैं अपडेट नहीं करूंगा तो मैं वहां पर सिक्योरिटी को अपनी इंक्रीज कैसे करूंगा। जैसे आपने अपने मोबाइल के अंदर देखा होगा, ठीक है, जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल को आपने परचेज किया होगा, क्या आज भी आप उसी वर्जन पे आप अपने फोन को रन करते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, जैसे अपडेट आता है हम तो रात को ही लगा देते हैं, रात को लगाते हैं, सुबह को अपडेट हो जाता है और उसे चेक करते हैं, अच्छा इसके अंदर क्या नया आया है। इसी तरीके से जब भी आप क्लाउड से किसी सर्विस को आप परचेज कर रहे हैं ना, जब क्लाउड से आप किसी सर्विस को एक्चुअल में परचेज करते हैं, तो वहां पर जितने भी आपको अपडेट्स दिए जा रहे हैं उनको आपको डिले नहीं करना है, टाइम टू टाइम क्या करना है, उनको वहां पर एक्चुअल में अपडेट भी करते रहना है, ठीक है। इसके बाद फायरवॉल सिक्योरिटी, भाई जैसे आपका फायरवॉल सिक्योरिटी, फायरवॉल क्या है कि आपका कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस इसको वहां पर नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है। जब आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कोई भी आपका अननोन पर्सन, जब तक उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक वो आपके अकाउंट को वहां पर एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरीके से वहां पर हमें VPN भी लगाना चाहिए,
वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, जहां पर क्या होगा, हमारे डेटा की लोकेशन जहां पर हमारा एक्चुअल में डेटा स्टोर होगा वो लोकेशन कभी भी आपको वहां पर वो वाली आईपी एड्रेस आपको मिलेगा ही नहीं, हमेशा दूसरा आईपी एड्रेस से क्या होगा, किसी दूसरी लोकेशन में क्या होगा, आपका आईपी एड्रेस वहां पर शो होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। एंड बैकअप, बैकअप क्यों करना है? अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर जब हम क्लाउड को पैसे दे रहे हैं कि एक्चुअली भाई हमारा डेटा आप स्टोर कर लो, आप हमारा डेटा क्या कर लो, स्टोर कर लो। ठीक है, आपका डेटा वहां पर क्लाउड पे स्टोर है, ठीक है, मान लीजिए कि जो आपको क्लाउड प्रोवाइडर है उसने सिक्योरिटी में किस तरीके से लीक छोड़ दिया, ठीक है, कोई लूप होल छोड़ दिया, जिस कारण से क्या हो गया, उनका सर्वर क्या हो गया, वो हैक हो गया। अगर सपोज कीजिए भाई किसी कंपनी का सारा डेटा क्या है, क्लाउड पर जाके स्टोर है, जितनी भी उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर कर रखी है, एज उन्होंने क्लाउड पे स्टोर कर रखी है। अगर उनका क्लाउड प्रोवाइडर, जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है, यदि उनका सर्वर, पूरा सर्वर क्या हो जाता है, हैक हो जाता है, भाई उनका पूरा सर्वर क्या हो गया, हैक हो गया, तो जिस कंपनी ने भी जो डेटा वहां पर स्टोर किया हुआ था, क्या उस जो आपका डेटा है, क्या उस वो डेटा क्या उसको बैकअप कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? सारा डेटा तो किसके पास चला गया, आपके हैकर के पास चला गया। लेकिन यदि आप क्या करेंगे, पहले से ही अपने डेटा क्या रखेंगे, बैकअप बना के रखेंगे, ठीक है, यदि किसी कारण से वहां पर किसी लूप होने के कारण वो डेटा क्या हो जाता है, आपका वहां पर लॉस हो जाता है, तो आपको आपके पास क्या रहेगी, आपके पास कॉपी रहेगी जहां पर आप अपने डेटा को एक्चुअल में सेव करके आपने रखा हुआ, यानी कि सारा डेटा आपका अभी नहीं गया, आपके पास क्या डेटा भी है। मीन्स हमेशा अपने महत्वपूर्ण डेटा को क्लाउड पर, ठीक है, स्टोर करने के बाद क्या करना चाहिए, आपको हार्ड डिवाइस या फिर एक्सटर्नल ड्राइव, दोनों में क्या है, उसका बैकअप आपको रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर क्लाउड डेटा डिलीट हो जाता है या फिर हैक हो जाता है तो बैकअप से आप उसे रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो भाई अपने डाउट साथ साथ यहाँ पर आप क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, जितने बच्चे लाइव आ जाते हैं भाई उतने तो आप अपने लाइव में ही आप अपने डाउट को सोल्व कर लेगा। यदि आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन रहता है तो सर बता दीजिए, सर ये किस तरीके से, तो मैं आपको यहीं पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि इसके बाद यदि आप रिकॉर्डिंग लेक्चर को देखते हैं, उसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो उसके बाद भी आप डाउट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते हैं, उसका भी वहां पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट, ट्रस्टेड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी जाके, आपको पता है कि एक्चुअल में ये आपको क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कराता है, आप वहां से जाके कर लेंगे, सर्विस को परचेज कर लेंगे। नहीं भाई, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, यानी कौन सबसे ज्यादा ट्रस्टेड व्यक्ति है जिससे हम सर्विस परचेज करेंगे, तो जिस चीजों के बारे में वो बताएगा वो सारी चीजें हमें वहां पर मिलने वाली हैं। तो जब भी हम क्लाउड से कोई भी सर्विस एक्चुअल में परचेज करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, एक ट्रस्टेड प्रोवाइडर को पकड़ेंगे, ठीक है, या फिर ट्रस्टेड प्रोवाइडर से क्या लेंगे, हम सर्विस लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, अपनी जो भी हम सर्विस लेना चाहते हैं उसकी क्या है, सिक्योरिटी पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने होगी। ठीक है, अगर वही व्यक्ति क्या है, ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है, तो हम तो सर्विस लेके क्या करेंगे, उसको कोई भरोसा ही नहीं है। उसको कहते हैं कि हाँ आपकी जो आपसे यहाँ सर्विस ले रहे हैं आपको 24/7 और क्या आपको अवेलेबल होगी, लेकिन जब एक्चुअली मैंने सर्विस परचेज कर ली तो ठीक से दिन में 10 घंटे भी नहीं चल रही है, वो कह रहा था भैया 24 घंटे चलेगी। तो कैसे आप इनका भरोसा कर सकते हो? जब भी आप क्लाउड से किसी भी सर्विस को क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रोवाइडर हैं। क्या है हमारे पास? डिफरेंट प्रोवाइडर हैं भाई। जैसे आप अलीबाबा से सर्विस परचेज कर सकते हैं, आईबीएम से परचेज कर सकते हैं, गूगल क्लाउड से परचेज कर सकते हैं, ठीक है, एडब्ल्यूएस से परचेज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा ट्रस्टेड व्यक्ति कौन है? इनमें से सबसे ज्यादा ट्रस्टेड व्यक्ति कौन है, इसको सिलेक्शन तो कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। आप ये तो करेंगे, आप देखेंगे भाई सबसे ज्यादा सिक्योर कौन है, आप उसी सर्विस से क्या लेंगे, आप वहां से आप सर्विस को अपनी परचेज करेंगे। हमेशा AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जैसी भरोसेमंद कंपनियों से ही सेवाएं लें, जो कि डेटा की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को हाई मानकों द्वारा क्या करती हैं, आपको प्रोवाइड कराती हैं। ऐसा नहीं है किसी ने आपको बता दे भाई हम भी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और डायरेक्टली क्या कर लें, आप जाके परचेज करें। नहीं भाई, आप सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा ट्रस्टेड कौन है, उनकी मार्केट में रैंकिंग कितनी है, उसके बेस पे आप क्या करेंगे, वहां पर आप अपनी सर्विस को परचेज करेंगे। ठीक है, चलिए, जहां तक समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें मैं यहां से बार बार इसलिए रीड आउट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो आप आराम से पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। यदि आपको समझ जाएंगे सारी चीजें, यदि आप सारी चीजें समझ जाएंगे तो आपको लिखने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद प्राइवेसी इशू की बात करते हैं। ठीक है, प्राइवेसी इशू की बात करते हैं। तो प्राइवेसी इशू के अंदर आपके कौन कौन से मेन इश्यूज आ सकते हैं? सबसे पहले इशू की बात करते हैं हमारा अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस। अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस ये क्या है, आपका फर्स्ट इशू है जो आपके प्राइवेसी इशू के अंदर आ सकता है। किस तरीके से, इसको भी समझिएगा। मैंने आपको बताया कि जितना भी डेटा है
जितना भी डेटा है हम एक्चुअली क्या करेंगे, क्लाउड पे स्टोर कर देंगे। भाई ठीक है, हमने सारा डेटा अपना क्लाउड पे स्टोर कर लिया, लेकिन यदि वो डेटा क्या है, किसी गलत व्यक्ति के हाथों में लग गया, ठीक है, किसी गलत व्यक्ति के हाथों में लग गया, या फिर किसी हैकर ने क्या कर लिया, उसको डाटा क्या कर लिया, आपके हैक कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका सारा का सारा डेटा जो क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा। तो जब भी हम बेशक हमें पता है कि क्लाउड प्रोवाइडर हमें सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर, सिक्योरिटी भी दे रहा है, लेकिन हमें हमेशा डर रहता है कि भाई ये सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैंने अपने क्लाउड के ऊपर स्टोर तो कर दी है, मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्लाउड के ऊपर स्टोर तो कर दी है, लेकिन क्या फिर भी मुझे डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा डेटा क्या हो, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा क्या लिया डायरेक्टली एक्सेस कर लिया जाए। मैं इसका एक आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ जिसको आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास पैसे हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास 4-5 लाख रुपए हैं अभी करंट में। ठीक है, तो यदि आपके पास घर में आपके पास 4-5 लाख रुपए हैं, आप उन्हें कहां पर ज्यादा सेफ रखते हैं, कहां पर उसको आप सेफ मानते हैं, बैंक में रखना या फिर अपने घर में रखना? तो कहेंगे बैंक में रखना। अरे कोई भी चीज हमारी है तो हमारे पास ज्यादा सिक्योर है ना, कोई भी चीज हमारी है तो हमारे पास ज्यादा सिक्योर है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी क्या करते हैं, उसको बैंक में जाके जमा कर जाते हैं। क्या बैंक की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने देखा हो कितने सारे बैंक है ऐसे हैं जो पैसा लेके भाग गए, पता है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहाँ है, हमारे घर के अंदर है, पैसा सबसे ज्यादा हमारे घर के अंदर सेव है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसे बैंक में जाके सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बेशक हम क्लाउड पे अपने डेटा को स्टोर कर देते हैं, हमें ये बात पता है कि यदि सारा डेटा हम अपने पास रखेंगे तो ये डेटा हमारे पास ज्यादा सिक्योर होगा, लेकिन फिर भी हम कैसे करते हैं कि भाई जाके हम उसको क्लाउड पे स्टोर करते हैं, किसी वजह से स्टोरेज वगैरह की वजह से वहां पर जाकर उसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लाउड सर्वर कंपनियां यूजर को डेटा एक साथ स्टोर करती हैं, अगर सुरक्षा कमजोर होगी तो क्या होगा, उसे हैकर के द्वारा क्या है, उसको एक्सेस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका मिसयूज ऑफ डेटा। मिसयूज ऑफ डेटा कभी कभी कैसे होगा, इस बात को समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, मिसयूज कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई जितना भी डेटा है आपका सारा का सारा क्या है, क्लाउड पर स्टोर है, यानी कि आप उसे इंटरनेट के जरिए आप उसे कहीं से भी उस डेटा क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स आपको यहां पर एक बार में समझ में आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स को समझिए। कई बार क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर खुद यूजर का डेटा क्या करते हैं, मॉनिटर या फिर एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअल में मैंने आपको बताया ना कि जो मेरा डेटा है मैं समझ सकता था मेरा डेटा क्या है, मेरे पास ज्यादा सेफ है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको क्लाउड पे मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। जिससे मैंने सर्विस ली थी, यानी कि जिस प्रोवाइडर से मैंने सर्विस ली थी, उसने क्या किया, मेरे डेटा को एनालाइज किया, यानी कि उसने चेक किया कि एक्चुअल में डेटा जो स्टोर कर रहे हैं ना, ये किस टाइप का डेटा एक्चुअल में यहाँ पर स्टोर करते हैं। उसने डेटा को एनालाइज कर लिया, उसने देखा कि अच्छा ये जो डेटा स्टोर करते हैं ना, ये ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा यहाँ पर शेयर करते हैं, ई कॉमर्स का डेटा यहाँ पर शेयर करते हैं, उन्होंने डेटा को एनालाइज कर दिया और जाके किसी थर्ड पार्टी को जाके कर दिया, उन्होंने सेल कर दिया, जैसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम को, कि भाई ये डेटा है, आप इनके बेस पे क्या है, टेस्ट कर सकते हैं यूजर की एक्चुअल में इनकी वेबसाइट से कौन कौन से प्रोडक्ट एक्चुअल में खरीदे जाते हैं, आप उसका एडवर्टाइजमेंट अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाइए। तो वहां पर क्या हुआ, आपका डेटा क्या हुआ, मिसयूज हो गया। आपने तो सिक्योरिटी की वजह से वहां पर स्टोर किया था कि यहाँ पर सिक्योरिटी है मुझे अच्छी देंगे, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, आपका डेटा क्या कर लिया, वहां पर मिसयूज कर लिया। तो डेटा का मिसयूज होने का भी हमें वहां पर हमेशा डर बना रहता है। बेशक हम डेटा क्या करते हैं, अपने क्लाउड को वहां पर जाकर हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम भी यूजर डेटा को एनालिटिक्स करके मार्केट कंपनियों को भेज देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका डेटा लॉस या फिर डेटा ब्रांचेस। डेटा के लॉस हो जाना या फिर क्या होगा, डेटा का आपके चोरी हो जाना। डेटा लॉस कैसे होगा कि जहां पर आपका डेटा स्टोर था, एक्चुअल में उनका सर्वर है, वही पूरा पूरा सर्वर क्या कर लिया गया, हैक कर लिया गया, या फिर वो क्या होगा, किसी कारण से क्या है, आपका नेचुरल इन्फेक्ट के कारण कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, वो क्या हो गया, आपका डेटा क्या होगा, सारा सारा वहां पर क्या हो गया, डैमेज हो गया, या फिर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा क्या है, आपका डेटा क्या कर लिया गया, हैक कर लिया गया। तो इस टाइप का भी हमें हमेशा क्या है, आपका प्राइवेसी इशू, हमें वहां पर क्लाउड पर डेटा स्टोर तो करते हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें प्राइवेसी इशू रहता है। ठीक है, डेटा को लॉस होने का और डेटा की चोरी होने का। एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि सन 2020 में कई बड़ी कंपनियां जैसे जूम और ट्विटर, ठीक है, डेटा लीक होने की घटना इनके सामने आई थी। देखिए जूम का और ट्विटर का डेटा भी क्या है, देखिए जब इतने बड़े बड़े कंपनियों का डेटा क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, तो फिर तो हम तो छोटे मोटे नॉर्मल से हैं, यदि हम क्लाउड से कोई भी सर्विस प्रोवाइड परचेस हमने कर भी ली है, तो भाई वहां पर क्या भरोसा है कि जो हम सर्विस परचेस करें क्या उसका डेटा वहां पर लीक नहीं हो सकता। जब इतनी बड़ी कंपनी का डेटा वहां पर लीक हो सकता है, तो छोटी कंपनी है उनका डेटा क्या है, वहां पर भी आसानी से लीक हो सकता है। इसका भी बेशक हम क्लाउड पर डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें प्राइवेसी हमें हमेशा बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सारा डेटा क्या हो जाए, लॉस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जो मैं स्टोर डाटा में वहां पर स्टोर कर रहा हूँ उस डेटा क्या कर लिया जाए, वहां पर चोरी कर लिया जाए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डेटा लोकेशन एंड लीगल इश्यूज। डेटा लोकेशन की बात करें कि एक्चुअल में अगर आपने क्लाउड से कोई सर्विस परचेज करी है ना, आपने क्लाउड से सर्विस परचेज की है एज अ स्टोरेज, एक्चुअल में आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा कि आपका जो डेटा है वो एक्चुअल में किस सर्वर के ऊपर क्या है, स्टोर है, और उसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब जब एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं है मेरा डेटा क्या है, कहां पर स्टोर है, मान लीजिए हम तो इंडियंस हैं, इंडियंस, ठीक है, हम तो इंडियन है, हम यहाँ से अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब हमें पता लगा जो हमारा डेटा है ना वो एक्चुअल में अमेरिका के सर्वर पर जाके स्टोर है, लेकिन अमेरिका, मैंने आपको बताया था क्लाउड एक्ट, क्लाउड एक्ट में क्या है कि वो क्या है, क्लाउड के डेटा क्या कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं, उसका यूज भी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी इशू है कि भाई जब मेरा डेटा मैंने क्लाउड पे अपना स्टोर कर रखा है, लेकिन क्या है कि अमेरिका में ऐसे रूल्स हैं, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट लॉज ऐसे हैं कि वहां पर क्या है, क्लाउड के डेटा को रीड किया जा सकता है। तो ये तो जो इंडियन कंपनी है जो डेटा वहां पर एक्चुअल में स्टोर कर रही है, यदि वो डेटा कहां पर स्टोर हो रहा है, एज अमेरिका में जाके स्टोर हो रहा है, तो डेटा क्या कर रहा है, उनको वहां पर देखा जा रहा है। तो ये भी क्या है, हमारे पास इश्यूज है, किसका, लोकेशन एंड आपके लीगल इश्यूज। क्लाउड डेटा किसी एक देश के अंदर स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि अलग अलग देशों में इसके सर्वर पर क्या डेटा को स्टोर किया था। जैसे अभी मैंने आपको बताया, बड़ी बड़ी कंपनियों को, ठीक है, सॉरी बड़ी बड़ी नहीं, कई बार कंपनियों को नहीं पता होता कि उनका डेटा कौन से देश के अंदर क्या है, स्टोर किया गया है, और वहां की प्राइवेसी एंड पॉलिसीज क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं पता होता कि एक्चुअल में जो आपका डेटा है ना कहां पर एक्चुअल में स्टोर किया गया है, उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, इस टाइप का इशू भी वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, लोकेशन का इशू एंड लीगल इश्यूज कुछ आपको वहां पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज हमने कौन कौन से बेसिकली टॉपिक्स पढ़े हैं, 3 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि भाई लीगल इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं क्लाउड सिक्योरिटी में, इसके बाद ये बताया मैंने। एंड नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया कि भाई क्लाउड पे जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वहां पर हमारे कौन कौन से सिक्योरिटीज इशू आ सकते हैं, ठीक है, और उनको कैसे हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम उपाय कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आप यूज कीजिए, ठीक है, आप इनक्रिप्शन मेथड का यूज कीजिए, एंड मल्टी ऑथेंटिकेशन का आप यूज कीजिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप वहां पर अप्लाई कीजिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी हम क्लाउड पे अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो वहां पर कौन कौन से हमारे प्राइवेसी इशू आ सकते हैं। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर सभी स्टूडेंट को सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई है, बताइए भाई सभी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी टाइप का, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं, बताइए। आज हम इतना ही रखेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अंदर सारे टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए हैं। जैसे सिलेबस की बात करें, अगर हमें चैप्टर के सिलेबस की बात करते हैं तो मेनली, ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्या क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी है। मींस इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है, आपका जैसे स्टोरेज हो गया, आपका सर्वर हो गया, ठीक है, आपकी नेटवर्क डिवाइस होगी, इनकी किस तरीके से हम सिक्योरिटी को वहां पर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको इसके बताया इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के बारे में बताया था। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया डेटा सिक्योरिटी क्या होगी एंड आपकी प्राइवेसी इश्यूज आपके कौन कौन से होंगे। इसके बाद मैंने अभी आपको इस लेक्चर के अंदर बताया लीगल इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं, वरना फिर लेक्चर को एंड करते हैं। चलिए भाई बताइए, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, सभी को सारी चीजें समझ में आ गई हैं, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप कोई भी डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डाउट को अभी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप इसके बाद भी लेक्चर को दोबारा देखते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखते हैं, इसके बाद आपको कोई डाउट आता है, आप तब भी कमेंट सेक्शन के अंदर, यानी कि जो आपका डाउट ग्रुप है उसके अंदर वहां पर आप अपना कमेंट लिख दीजिएगा। उसके बाद वहां से आपका सोल्यूशन आपको वहां से प्रोवाइड करा दी जाएगी कि वो चीजें आपके किस तरीके से वहां पर इंप्लीमेंट की जाएंगी, या फिर आप नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर आप ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।